हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम और आप देख रहे हैं आईएएस सोशल चैनल। आज के लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चेंजेस फ्रॉम एंशियंट पीरियड टू मिडाइवल पीरियड। ठीक है, तो एंशियंट पीरियड से मिडाइवल पीरियड के बीच में क्या क्या बदलाव आए। अगर आप टाइम पीरियड की बात करें तो बेसिकली 600 जो एडी है, 600 एडी से लेकर 1200 एडी के बीच में कौन कौन से समाज में बदलाव आए। ठीक है, तो या मोटा मोटा आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ये वाला जो टाइम पीरियड है 600 से 1200 एडी का टाइम पीरियड, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। 600 एडी से पहले का जो टाइम पीरियड है वो एंशियंट पीरियड माना जाता है और 600 एडी ऑनवर्ड्स अर्ली मिडावल पीरियड है और इस्लाम के आने के बाद मिडावल पीरियड की शुरुआत होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आप लोगों को। तो बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर 600 एडी तक का जो टाइम पीरियड है उसको एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं। 600 से 1200 एडी का जो टाइम पीरियड है इसको अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री कहते हैं और 1200 एडी ऑनवर्ड्स और 1857 की लड़ाई तक का जो टाइम पीरियड है इसको हम मिडाइवल हिस्ट्री कहते हैं। और फिर जब यूरोपियंस आ जाएंगे, यूरोपियंस के आने के बाद जो टाइम पीरियड है उसको मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा टाइम पीरियड। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम इस टाइम पीरियड को और इस टाइम पीरियड के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि इस टाइम पीरियड में 600 से 1200 के बीच में कौन कौन से ऐसे बदलाव आए जो कि एंशियंट हिस्ट्री में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो सबसे पहला जो आता है प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट। ये सबसे बड़ा बदलाव मिडावल पीरियड में हमें देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट क्या थी? तो बेसिकली अगर आप देखें तो इस टाइम पीरियड आते आते जो राजा अपने किसी भी ब्राह्मण, जो भी कोई रिलीजियस सर्विस ब्राह्मण देता था राजा को, उसके बदले में राजा ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में जमीनें देने लगा। ठीक है, और ये जो जमीनें जो ब्राह्मण को दी जाती थी जनरली वो टैक्स फ्री होती थी और हेरिडिटरी राइट्स होती थी, यानी ब्राह्मण के बाद उसका बेटा उस जमीन का मालिकाना हक उसके बेटे के पास रहेगा। स्टार्टिंग में जो लैंड ग्रांट्स दी जाती थी उसमें ब्राह्मण के पास सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर हुआ करती थी। ठीक है, कि भाई ये 5 गांव आपको दान में दिए गए हैं, इसका मतलब है इस 5 गांव का जितना भी टैक्स होगा, जितना भी रेवेन्यू आएगा वो आप रख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स के साथ साथ ब्राह्मणों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी आती चली गई। यानी कि उस एरिया का लॉ एंड ऑर्डर देखना हो या उस एरिया का कोई भी डेवलपमेंट करने का काम हो, उस एरिया का जुडिशियल फंक्शन हो, ये सारे काम जो है उस एरिया के ब्राह्मण करने लगे। एक तरीके से ब्राह्मण उस एरिया के छोटे राजा बनकर निकले। ठीक है, उस एरिया के छोटे राजा बन गए। और ये जो जमीनें ब्राह्मणों को दान दी जाती थी वो एक तरीके से राजा के कब्जे में नहीं होती थी। वहां पर ब्राह्मण का ही नियम कानून और टैक्स रेट सब कुछ ब्राह्मण, जो उसका लैंडलॉर्ड है उस एरिया का, वही सब डिसाइड करता था। तो ग्रेजुअली दीज विलेजेस दे बिकेम द आइलैंड ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, अब बात आती है कि लैंड ग्रांट का इम्पैक्ट क्या पड़ा। वाई प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट इज सच अ बिग डील। तो पहली बात यह है कि लैंड ग्रांट्स ने ब्राह्मणों को एक डोमिनेंट क्लास बनाया। अभी तक ब्राह्मणों का जो पावर था वो ज्ञान की वजह से था, लेकिन अब ब्राह्मणों के पास जमीन आ गई थी जिसकी वजह से वो एक तरीके से पैसे के, ज्ञान के साथ साथ पैसे वाली कम्युनिटी भी बन गई। तो ब्राह्मण्स नाउ बिकेम अ लैंड होल्डर, और जिसकी वजह से उनका सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेंस सोसाइटी में काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ये पहला इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट हुआ कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि लार्जर एरिया वाज ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। क्योंकि जनरली जो चीजें दान में ब्राह्मणों को दी जाती थी वो ऐसी जमीनें दी जाती थी जहां पर खेती नहीं होती थी, कोई रिमोट एरिया की। ठीक है, किसी पहाड़ के पीछे या किसी जंगल का कोई जमीन, ऐसा कोई सुदूर क्षेत्र की जमीनें जनरली दान में दी जाती थी। जनरली हम लोग कोई गिफ्ट देते तो कोई बहुत महंगा गिफ्ट थोड़ी देते, हमेशा सस्ता चीज देते हैं। ठीक है, दिवाली पे हम लोग क्या देते हैं? दिवाली पे सोन पापड़ी की मिठाई देते हैं, सस्ती मिलती है इस वजह से दिवाली पे सोन पापड़ी दी जाती है। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब चूंकि ये एरिया बंजर जमीनें होती थी या रिमोट एरियाज होती थी तो यहाँ पर खेती नहीं होती थी। लेकिन जब ब्राह्मण को ये जमीन गिफ्ट में मिली थी तो ब्राह्मण ने यहाँ पर खेती शुरू करी। उसने जंगलों को काटा, वेस्टलैंड को खेती
के लायक जमीन के रूप में तैयार किया, और जिसकी वजह से कल्टीवेशन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज हुआ। तीसरा जो इम्पैक्ट आता है, स्प्रेड ऑफ ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म इन ट्राइबल एरियाज। तो जनरली अगर आप देखें कि इस एरिया में रहता कौन था, क्योंकि ये जो जमीनें दी जाती थी रिमोट एरियाज की दी जाती थी, तो इन एरियाज के आसपास ट्राइबल कम्युनिटीज रहती थी। अब आप इमेजिन करिए कि आसपास के लोग ट्राइबल्स हैं और वहां का जो जमींदार है वो ब्राह्मण है। तो इसी वजह से क्या होगा कि ब्राह्मण जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म के कल्चर का जो कल्चर है, वो ट्राइबल सोसाइटी के अंदर उसका मिलन होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? धीरे धीरे ट्राइबल्स दे विल स्टार्ट अडॉप्टिंग ब्राह्मणिकल रिलीजियस आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो जो दूसरे शब्दों में कहें, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ट्राइबल नो ट्राइबल्स इनटू मेन फोल्ड ऑफ नो इनटू द फोल्ड्स ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, चौथा इम्पैक्ट है राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। ठीक है, तो ये जो लैंडलॉर्ड थे जिनके पास ये जमीनें राजा द्वारा मिलती थी, एक तरीके से लैंडलॉर्ड बने, इन्हीं को सामंत या महत्तर कहा जाता है। और धीरे धीरे ये काफी पावरफुल हो गए, और ये एक तरीके से एक सोसाइटी का बहुत बड़ा पावरफुल हिस्सा बना। तो राजा के बाद जो ये लैंडलॉर्ड कम्युनिटी है, जो जमींदार थे बेसिकली, जिनको सामंत कहा जाता था, ये सामंत एक तरीके से छोटे छोटे राजाओं के रूप में धीरे धीरे इनका इनका राइज हुआ। फिर पांचवा जो इम्पैक्ट हुआ, रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अभी तक जो इकोनॉमिक सेंटर हुआ करता था वो शहर हुआ करते थे, लेकिन प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स की वजह से नाउ इकोनॉमिक लाइफ स्टार्टेड सेंटरिंग अराउंड विलेजेस। टाउन्स और ट्रेड का डिक्लाइन हो गया, और नाउ विलेज एक एग्रेरियन इकोनॉमी के रूप में इंडिया उभरा। ठीक है, एग्रेरियन इकोनॉमी। फिर कुछ और इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स के। तो पहला तो ये है कि जो भी जमीन राजा दान में देता था, ठीक है, अब वो जमीन राजा के कब्जे से दूसरे के हाथ में चली जाती थी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेजुअली वीकन होने लगा, क्योंकि वहां से रेवेन्यू आना बंद हो गया, क्योंकि अब वो रेवेन्यू राजा के राजकोष में नहीं आएगा। अब वो रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? ब्राह्मण कलेक्ट करेगा, ब्राह्मण ही उसको यूज करेगा। और उस एरिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, राजा का शब्द नहीं चलेगा, राजा के नियम कानून नहीं चलेंगे, वहां पे नियम कानून किसके चलेंगे? उस ब्राह्मण लैंडलॉर्ड के चलेंगे। तो बेसिकली रॉयल अथॉरिटी धीरे धीरे अंडरमाइन होती चली गई प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स की वजह से। और ये जो जमीनें जो गांव दिए जाते थे इनाम के रूप में या दक्षिणा के रूप में, धीरे धीरे दे इमर्ज एज अ आइलैंड ऑफ ऑटोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर राजा का कानून नहीं चलता था, वहां पर कानून चलता था उस लैंडलॉर्ड का। फिर तीसरा इम्पैक्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, धीरे धीरे पावर जो है डिसेंट्रलाइज हो गई, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो भी फैसले होंगे वो राजा ही लेगा। वहाँ का लोकल लैंडलॉर्ड जो सामंत है, जो कि ब्राह्मण सामंत है, वो भी वहाँ के फैसले ले सकता है। वो एक तरीके से सेमी इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता था। चौथा इम्पैक्ट हुआ रिडक्शन ऑफ मेटल करेंसी सप्लाई, क्योंकि जितनी भी सैलरी थी, सिर्फ ब्राह्मण को दान में पैसे न देकर या सिर्फ ब्राह्मण को ही जमीनें नहीं दी जाती थी। इस समय धीरे धीरे ये भी हुआ कि जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी लैंड ग्रांट्स के रूप में सैलरी देने लगी। तो सैलरी के नाम पर पैसा न देकर लैंड ग्रांट्स दिए जाने लगे। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे अगर मान लो कि राजा ने कैश में सैलरी दी होती तो वो लोग खर्च करते, तो बाजार में इकॉन नो मेटेलिक करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ता। लेकिन यहाँ पर तो कैश में सैलरी मिल नहीं रही, सैलरी मिल रही है किससे? सैलरी मिल रही है लैंड ग्रांट से। तो इसकी वजह से धीरे धीरे मनी का जो सर्कुलेशन है सोसाइटी में कम होता चला गया। ठीक है, इस टाइम पीरियड में हमने ट्रेड और टाउन्स के डिक्लाइन को भी देखा। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी वेस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन 300 एडी में। तो जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर 300 एडी में उसका डिक्लाइन हुआ, और इंडिया का जो ट्रेड लिंक है ईरान और बाइजेंटाइन एम्पायर, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी, बाइजेंटाइन एम्पायर यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जब इंडिया का ट्रेड लिंक यहाँ पे जब 600 एडी में ये कम हुआ, तो धीरे धीरे इंडिया का ट्रेड एंड कॉमर्स खत्म होता चला गया। अब इस ट्रेड एंड कॉमर्स के खत्म होने की वजह से जितने भी इंडिया की क्राफ्ट की डिमांड थी रोमन सिविलाइजेशन और इरानियन सिविलाइजेशन में, वो डिमांड कम हो गई। और वो डिमांड कम होने की वजह से जितने भी
क्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बंद होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कंपनियां बंद हुई, ठीक है, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हुई, तो जितने भी कारीगर थे उनकी नौकरियां चली गई। जब उनकी नौकरियां चली गई तो गांव नो एक किसी शहर में मजदूरी करने वाले या किसी कारीगर की अगर नौकरी जाएगी तो क्या करेगा, वो गांव की तरफ पलायन करेगा। तो धीरे धीरे डी अर्बनाइजेशन हुआ, और डी अर्बनाइजेशन से जब लोग गांव की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए तो इंडिया में रूरलाइजेशन का फिनोमिना देखने को मिला। और धीरे धीरे ट्रेड एंड कॉमर्स खत्म होने की वजह से इंडिया एक आइसोलेटेड विलेज कम्युनिटी के रूप में उभरा। एक छोटे छोटे गांव होंगे जिनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा। इस टाइम पीरियड में अभी तक जो इम्पोर्टेंट शहर हुआ करते थे जैसे मथुरा, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्रा, इनका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होता चला गया। एक इंस्क्रिप्शन में हमें पता चला कि जो सिल्क वीवर्स थे गुजरात के, वो उनकी नौकरियां चली गई और वो मध्य प्रदेश के मंदसौर एरिया में शिफ्ट हो गए। तो ये कहानी, ये जो इंस्क्रिप्शन है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में उस समय बहुत रैपिड स्पीड में, बहुत ही रैपिड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। जितने भी कारीगर थे, जैसे कि गुजरात में जो सिल्क का काम करने वाले जो कारीगर थे, क्योंकि सिल्क की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी ईरानियन सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन में। अब चूंकि वो ट्रेड लिंक खत्म हो गए तो सिल्क की डिमांड खत्म हो गई। सिल्क की डिमांड खत्म हो गई तो लोगों की नौकरियां चली गई तो लोग जो है आसपास के या इधर उधर के गांव में धीरे धीरे शिफ्ट होने शुरू हो गए। अब वर्ण सिस्टम में क्या बदलाव आया उसके बारे में देखते हैं। तो पहले क्या था कि वर्ण सिस्टम में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन अगर आप मिडाइवल पीरियड में देखेंगे तो मिडाइवल पीरियड में बहुत सारी जातियों का जन्म देखने को मिलता है। बहुत सारी जातियों का जन्म हुआ। अब जातियां क्यों पैदा हुई? जातियां पैदा होने के पीछे वजह यह है कि अगर आप इसको थोड़ा मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं मैं, तो इमेजिन करिए कि ये वर्ण हायरार्की है जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। अब हुआ क्या कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स हिंदुस्तान में आए। तो फॉरेन इन्वेडर्स जो हिंदुस्तान में आए वो धीरे धीरे हिंदुस्तान के ही होके रह गए, जिसमें कुशान्स आए, शकाज आए, पार्थियंस आए, इंडो बैक्ट्रियंस आए। तो धीरे धीरे वो इंडिया के ही समाज में वो लोग घुल मिल गए। तो बेसिकली जो फॉरेन इन्वेडर आएगा उनमें भी कोई प्रीस्ट होगा, उनमें भी कोई राजा होगा जो क्षत्रिय बनेगा, उनके जो बिजनेसमैन होंगे वो वैश्य होंगे, फिर उनमें भी जो वर्किंग क्लास होगा, स्लेव क्लास होंगी या जो भी होगा, वो शूद्र कहलाएंगे। तो ये जब सोसाइटी, जब एसिमिलेशन होगा तो वहां का जो प्रीस्ट होगा वो ब्राह्मण वर्ण में जाएगा, जो वहां का क्षत्रिय होगा, रूलिंग क्लास होगा, वो क्षत्रिय में जाएगा, वहां का जो बिजनेसमैन क्लास होगा वो वैश्य में जाएगा, वहां का जो लेबर क्लास या जो भी है स्लेव क्लास होगी वो शूद्र में आएगी। लेकिन यहाँ पर जो ऑलरेडी ब्राह्मण बैठा हुआ है वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि किसी बाहर के प्रीस्ट को, किसी बाहरी कल्चर के प्रीस्ट को वो अपने बराबरी का दर्जा दे। ठीक है, उसको ये कभी बात पसंद नहीं आएगी। तो क्या करेंगे कि एक दूसरा निचला, एक कोई प्रीस्ट, प्रीस्ट वर्ण के अंदर ही, ब्राह्मण वर्ण के अंदर ही एक निचला वर्ण क्रिएट किया जाएगा, एक निचला पायदान क्रिएट किया जाएगा। तो ये हो गया जाति। वैसे ही यहाँ का जो क्षत्रिय है कभी भी, ऑलरेडी जो इस क्षत्रिय वर्ण में जो लोग रह रहे हैं कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको, अपने से नीचे मानेंगे क्षत्रिय लेकिन अपने से नीचे। तो बेसिकली इसी वर्ण हायरार्की में फर्दर सब डिविजन हुए ड्यू टू assimilation of foreign tribes into India and also assimilation of tribals into mainland culture। जैसा कि हमने बताया कि लैंड ग्रांट्स की वजह से, ठीक है, लैंड ग्रांट्स की वजह से आप देखेंगे कि ट्राइबल एरियाज में ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म फैला। यानी कि जो ट्राइबल लोग थे जो अपनी जीवन पद्धति, अपना कल्चर ये सब फॉलो कर रहे थे, उन्होंने अपना छोड़ के हिंदुइज्म को अपनाया। तो जब वो हिंदुइज्म में आए तो उनको भी बराबर का दर्जा नहीं मिला। वहां का भी जो मुखिया है वो अगर क्षत्रिय बनेगा लेकिन क्षत्रिय से निचली पैदान पे रखा जाएगा, होगा वो क्षत्रिय वर्ण में ही लेकिन उसको नीचे की जगह दी जाएगी, तो जिसको कहा गया जाति। तो इस टाइम पीरियड पे बहुत सारी जो वर्ण व्यवस्था है, जो फोर फोल्ड वर्णा सिस्टम था, वो बहुत सारी जातियों में डिवाइड होकर रह गया। ठीक है, फिर
चूंकि धीरे धीरे इंडिया एक आइसोलेटेड कम्युनिटी बनती जा रही थी, आइसोलेटेड कम्युनिटी बनने की वजह से रीजनल लैंग्वेजेस का जन्म हुआ, क्योंकि अब एक दूसरे से कांटेक्ट ट्रैवल खत्म हो गया। अब लोग अपने ही एरिया में, अपने ही रीजन में सिमट के रह गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, रीजनल लैंग्वेजेस का जन्म हुआ, जैसे कि मराठी, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, असमीज। तो हर क्षेत्र की एक अलग भाषा का जन्म हुआ। उसी तरीके से हर क्षेत्र की रीजनल स्क्रिप्ट्स का भी जन्म हुआ। पहले सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मी, पर धीरे धीरे देवनागरी स्क्रिप्ट आई, कन्नड़ स्क्रिप्ट आई, उड़िया स्क्रिप्ट आई, बंगाली स्क्रिप्ट आई, असमीज आई, तमिल आई, कन्नड़ स्क्रिप्ट आई, ठीक है, मलयालम स्क्रिप्ट आई, तेलुगु स्क्रिप्ट आई। तो ये अलग अलग रीजनल स्क्रिप्ट्स का जन्म हुआ। इसके पीछे वजह ये थी कि ट्रेड एंड कॉमर्स अब खत्म हो चुके थे, और ट्रेड एंड कॉमर्स खत्म होने की वजह से अब धीरे धीरे इंडिया जो है, रीजनलिज्म देखने को इंडिया में मिलता है। ठीक है। और इस रीजनलिज्म का इम्पैक्ट टेम्पल आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलता है। जो नॉर्थ के जो टेम्पल डेवलप होंगे वो नगरा स्टाइल कहलाए, जो साउथ के टेम्पल डेवलप हुए वो द्रविड़ा स्टाइल कहलाए, और उड़ीसा वाले जो एरिया के जो टेम्पल्स हैं उनको कलिंगा स्टाइल टेम्पल बोला गया। ठीक है। इसके पीछे, ये सारे रीजनलिज्म के पीछे वजह यही है कि ट्रेड एंड कॉमर्स का डिक्लाइन हुआ, और ट्रेड एंड कॉमर्स के डिक्लाइन की वजह से अब लोगों का एक दूसरे से मिलना खत्म होने लगा था, और धीरे धीरे इंडिया आइसोलेटेड पॉकेट्स, आइसोलेटेड कम्युनिटी पॉकेट्स में डिवाइड होता चला गया। अब इस पीरियड में हमने भक्ति और तांत्रिसिज्म का भी राइज देखा। तो हुआ क्या कि जब ट्राइबल कल्चर का एसिमिलेशन हुआ मेनलैंड कल्चर में, तो कुछ ट्राइबल प्रैक्टिसेस भी, मेनलैंड हिंदुइज्म जो था, ब्रह्मनिकल हिंदुइज्म, उसमें कुछ ट्राइबल प्रैक्टिसेस, ट्राइबल बिलीफ सिस्टम को की भी एंट्री हुई। जैसे कि अगर आप देखें, ट्राइबल जो सोसाइटी होती है जनरली वो इष्ट देवी की पूजा करते हैं। ठीक है। इष्ट देवी की, तो फीमेल वर्शिप, फीमेल गॉडेस की पूजा की जाती है ट्राइबल कल्चर में। तो उसी वजह से हिंदुइज्म में शक्तिज्म का जन्म हुआ। ठीक है। हिंदुइज्म में आपको शक्तिज्म का जन्म देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो ट्राइबल कल्चर था, ये ट्राइबल जो लोग होते हैं जनरली वो इष्ट देवी की पूजा करते हैं, और इष्ट देवी की पूजा करने की वजह से हिंदुइज्म में आपको शक्तिज्म का जन्म देखने को मिलता है, यानी वर्शिपिंग ऑफ फीमेल गॉडेस। देखिए, बात ये समझने वाली है कि ऐसा नहीं है कि फीमेल गॉडेस की पूजा कभी नहीं होती थी, लेकिन फीमेल गॉडेस की पूजा वैदिक पीरियड में भी तो होती थी। अदिति और उषा करके फीमेल डेटीज हैं। ठीक है। लक्ष्मी का कंसेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि जो फीमेल गॉडेस की पूजा होती थी, कभी भी फीमेल गॉडेस को मेल गॉडेस, मेल गॉड्स के बराबर नहीं रखा गया। उनकी पूजा बस इसलिए होती थी कि भाई लक्ष्मी की पूजा इसलिए हो रही है क्योंकि वो विष्णु की वाइफ है। ठीक है। शी इज द स्पाउस ऑफ विष्णु। तो just because they were the relative of the male gods, that's why they were worshipped. They were not given equal position in comparison to the male deities. लेकिन जब ट्राइबल कल्चर का एसिमुलेशन हुआ, तो शक्तिज्म का जन्म हुआ। और हिंदुइज्म में अगर आप देखें तो अभी तक दो सेक्ट हुआ करते थे, वैष्णविज्म और शैविज्म। एक तीसरा सेक्ट जन्म लिया, शक्तिज्म, और शक्ति को इक्वल पोजीशन दी गई शिव और विष्णु के। ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे ये शक्तिज्म और शैविज्म आपस में मिला, और उसने जन्म दिया तांत्रिसिज्म को। ठीक है। तांत्रिसिज्म को जन्म दिया। तांत्रिसिज्म क्या है वो हम आगे देखेंगे। अभी तक बस ये याद रखेंगे कि तांत्रिसिज्म का जन्म शिव और शक्ति के मिलन से हुआ। शैविज्म एंड शक्तिज्म मिक्स्ड विथ ईच अदर एंड गेव बर्थ टू तांत्रिसिज्म। फिर धीरे धीरे तांत्रिसिज्म जो है उसका महायाना बुद्धिज्म के साथ उसका एसिमिलेशन हुआ, और उसने जन्म दिया वज्रायना बुद्धिज्म को। ठीक है। तांत्रिसिज्म एंड महायाना बुद्धिज्म मिक्स्ड एंड गेव बर्थ टू वज्रायना बुद्धिज्म। ठीक है। और इस पीरियड तक आते आते धीरे धीरे अब विष्णु, शिव और शक्ति, तीन इंपॉर्टेंट, हिंदुइज्म तीन सेक्ट में डिवाइड हो गया, जिसमें विष्णु थे, शिव थे, और दुर्गा यानी कि शक्ति। चलिए तांत्रिसिज्म के बारे में देखते हैं। तो माना जाता है कि तांत्रिसिज्म का जो जन्म है वो सिंथेसिस ऑफ शिव और शक्ति के मिलन से हुआ। शैविज्म और शक्तिज्म के मिलने से एक नए
रिलीजियस सेक्ट कह लीजिए, तांत्रिसिज्म का जन्म होता है। ये जो टाइम पीरियड है वो है 5th एंड 10th सेंचुरी एडी। शिव और शक्ति इन्होंने मिलकर बनाया तांत्रिसिज्म। तो शिव इज द सिंबल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, एंड शक्ति इज द सिंबल ऑफ एनर्जी। तो ये कहता है कि आपकी चेतना एनर्जी के बराबर कुछ नहीं है ना। एनर्जी अगर नहीं है तो आपकी चेतना किसी काम की नहीं है, यानी कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, और वैसे ही शिव के बिना शक्ति अधूरी है, क्योंकि एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए कॉन्शियसनेस चाहिए। उस अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो एनर्जी भी किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो शिव इज द सिंबल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पार्वती यानी कि शक्ति इज द सिंबल ऑफ एनर्जी। तो देखा जाए कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में, ठीक है, धीरे धीरे जो वैदिक रिचुअलिज्म है उसका इंपॉर्टेंस कम होता चला गया। तो वैदिक रिचुअलिज्म का इंपॉर्टेंस कम होता चला गया क्योंकि इस टाइम पे धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि दे रिक्वायर सम काइंड ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंशियल पाथ टू डिवाइन, कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिचुअल की जरूरत नहीं है, कोई डायरेक्ट तरीका होना चाहिए। और यहीं पर जन्म होता है तांत्रिसिज्म का। तो तंत्रिसिज्म जो बेसिकली एक बॉडी सेंट्रिक फिलॉसफी है, ठीक है, बॉडी सेंट्रिक फिलॉसफी है, जहां पर दूसरी फिलॉसफीज शरीर को माया मानती है, वहीं पर जो तंत्र फिलॉसफी है वो इसी शरीर को मंदिर मानती है और एक तरीके से यूनिवर्स का सेंटर मानती है, कि जो हमारा शरीर है वो बेसिकली शरीर ही संसार है। इस तरीके से यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, एज द ह्यूमन बॉडी सो इज द यूनिवर्स। तो बेसिकली दिस ह्यूमन बॉडी इज द मैनिफेस्टेशन या माइक्रोकॉस्म ऑफ दिस यूनिवर्स, ऐसा आप कह सकते हैं तांत्रिसिज्म में। ठीक है, तो बाकी जितनी भी फिलॉसफीज अगर आप देखें तो बाकी सारी फिलॉसफीज शरीर को एक तरीके से मैटर मानती हैं, शरीर को एक तरीके से डिस्ट्रक्टिबल चीज मानती है। ठीक है, शरीर कुछ भी नहीं है, बाकी आप जितना भी देखोगे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ठीक है, ये संसार, ये शरीर नश्वर है, ऐसा नहीं सुनते कि शरीर नश्वर है। तो बाकी जो फिलॉसफीज हैं शरीर को रिजेक्ट करती हैं, शरीर को बहुत इंफीरियर मानती हैं, लेकिन जो तांत्रिसिज्म है वो शरीर को ही बहुत ही डिवाइन माना जाता है तांत्रिसिज्म में। ठीक है, फिजिकल बॉडीली प्यूरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन तांत्रिसिज्म। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो तांत्रिज्म का पहला इम्पैक्ट है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिलीजन। अभी तक जो धर्म था वो औरतों के लिए, शूद्र के लिए, इन सब के लिए बंद था। लेकिन अगर आप देखें तो तांत्रिसिज्म ने ब्राह्मण्स की मोनोपोली को ब्रेक किया। तांत्रिसिज्म ने ब्राह्मण्स की मोनोपोली को ब्रेक किया, और बेसिकली उन्होंने तांत्रिसिज्म में वैदिक रिचुअल्स ये सब चीज़ों को फॉलो करने की बात नहीं कही गई है। उसमें सिंपल कहा गया है कि भाई आप अपने अपने खुद के एक्सपीरियंस से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस, थ्रू योर ओन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, और जो तांत्रिसिज्म था वो सबके लिए खुला हुआ था, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई द्विज वाला कंसेप्ट नहीं था कि कौन वेद पढ़ सकता है, कौन वेद नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तांत्रिसिज्म में नहीं था, तो ये धर्म सबके लिए खुला हुआ था। तो इसी वजह से तांत्रिसिज्म ने धर्म के रास्ते सबके लिए खोल दिए, जिसको कह सकते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिलीजन। अगला इम्पैक्ट होता है वज्रायना बुद्धिज्म। तो दूसरा इम्पैक्ट वज्र एक बुद्धिज्म में एक नए सेक्ट का जन्म हुआ, जिसको वज्रायना बुद्धिज्म कहा जाता है। ठीक है, और तांत्रिसिज्म ने भक्ति मूवमेंट को भी प्रमोट करने में एक अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तो अगर देखा जाए भक्ति का मतलब है कंप्लीट सरेंडर ऑफ सेल्फ टू द गॉड। अपने आप को ईश्वर में पूरे तरीके से, ईश्वर पे अपने आप को न्यौछावर कर दीजिए, पूरी तरीके से आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, और इससे ईश्वर खुश हो जाएंगे और उनके आशीर्वाद से आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा भक्ति कहती है। तो सिमिलरली ये जो आइडिया है भक्ति का वो आता है तांत्रिसिज्म से। ठीक है, तांत्रिसिज्म emphasize on personal devotion, direct experience of the god and use of local languages in worship। ठीक है, तो ये भी भक्ति की ही बातें हैं। भक्ति ट्रेडिशन जो अगर आप देखोगे तो भक्ति ट्रेडिशन में भी सेम बातें कही गई हैं। So Tantricism basically helped shape a more emotional, inclusive and people-centric form of spirituality।
ठीक है, तो मोटा मोटा याद रखेंगे कि तांत्रिसिज्म ने भक्ति मूवमेंट को प्रमोट करने में एक अहम भूमिका निभाई। लेट्स कंपेयर तांत्रिक ट्रेडिशन विथ वैदिक ट्रेडिशन। तो जहाँ पे वेद एक्सटर्नल रिचुअल्स पर ज़्यादा, एक्सटर्नल कंडक्ट पर ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, जैसे रिचुअल सैक्रिफाइसेस, वहीं पर तांत्रिसिज्म बेसिकली इंटरनल जो एलिमेंट्स है, जैसे मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ द गॉड, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा एम्फोसाइज करता है। जहाँ पर वेद शरीर को मोक्ष के रास्ते में एक बड़ी अड़चन मानते हैं, वहीं पर जो तांत्रिसिज्म है वो शरीर को बहुत ही डिवाइन मानता है, और एक तरीके से ये एक एक औजार है, एक टूल है, एक जरिया है जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। शरीर के थ्रू मोक्ष प्राप्त करने का कंसेप्ट जो है ये तांत्रिसिज्म लेकर आया। फिर अगर इंक्लूसिविटी की बात करें तो जो वैदिक ट्रेडिशन था दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, सिर्फ कुछ ही वर्ण के लोग ही वेदों को पढ़ सकते थे और मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। वहीं पर जो तांत्रिसिज्म है इट वाज मोर इंक्लूसिव एंड ओपन फॉर ऑल, चाहे वो औरत हो या किसी भी जात, किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। अगर आप गोल की बात करें तो वेदों का अल्टीमेट गोल है धर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चार ये गोल माने जाते हैं। लेकिन जो तांत्रिसिज्म का जो मेजर गोल है दैट इज द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन यूजिंग योर बॉडी एज अ टूल, ठीक है, यूजिंग योर बॉडी एज अ टूल। तो ये था ये लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, स्प्रेड दिस नॉलेज एंड ऑल्सो लाइक दिस लेक्चर, लाइक करिए इफ यू रियली लाइक्ड इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।